नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में एक और वीडियो लेके पेश हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस में, यूरोपियन यूनियन को एक पार्ट ऑलरेडी हम उसका कवर कर चुके हैं और आज की जो है वो सेकंड पार्ट है यूरोपियन यूनियन का। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज एक दूसरे के नज़दीक आए। कोल्ड वॉर के दौरान उन्हें कौन कौन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, कौन कौन से ट्रीटीज़ के अकॉर्डिंग उनको इकोनॉमिक बूस्टअप किया गया। किस तरीके से ये बात उन्हें समझ में आई कि वो इकट्ठे होकर अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ धीरे धीरे उनके बीच यूरोपियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी और ट्रेड की अगर बात करें उससे रिलेटेड, और धीरे धीरे करते करते 1992 में आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, 1991 में जो सोवियत संघ था वो टूट गया और उससे ही अगले साल 1992 में यूरोपियन यूनियन जो था उसकी स्थापना की गई। धीरे धीरे उसने काम करना शुरू किया अपने इकोनॉमिक अफेयर्स पे, अपने ट्रेड के ऊपर, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रिफॉर्म्स करने के लिए, और धीरे धीरे वो पावरफुल होता चला गया। आज की जो वीडियो है उसी पे बेस्ड है, यूरोपियन यूनियन पार्ट 2। ऑलरेडी जो पार्ट 1 है मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूरोपियन यूनियन है वो किस तरीके से जो इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स हैं और इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं उसको किस तरीके से प्रभावित करता है, और यूरोपियन यूनियन की क्या स्पेशल प्लेसेस है, क्या स्पेशल उसका ओहदा है पूरी दुनिया के अंदर अगर हम उसे चेक करें तो। द फर्स्ट पॉइंट इज द ईयू हैज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। मीन्स कि अगर ईयू की बात करें तो ईयू का जो ओवरऑल अगर हम बात करें उसके अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है पूरी वर्ल्ड में, उनकी इकोनॉमी को लेकर, उनकी आर्थिक व्यवस्था को लेकर, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, उनके राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर, एज वेल एज अगर बात करें हम उसके डिप्लोमेटिक को, तो उसके द्वारा जो भी की गई संधियां हैं, उन्होंने जो जो संधियां की है वो भी कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज है उन पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से प्रभाव डालती हैं। इसके साथ साथ अगर हम उसके मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करें तो कहीं ना कहीं इन सब इश्यूज को लेकर, इन सब एरियाज को लेकर वो काफ़ी डोमिनेट है, काफ़ी पावरफुल है। कौन? ईयू। अब देखिए, जब ईयू पावरफुल है तो इसके हर एक एस्पेक्ट्स के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इकोनॉमिक एरा में वो कैसा है, पॉलिटिकल एरा में उसका महत्व कितना है, मिलिट्री एरा में उसका इम्पोर्टेंस कितना है। आप चाहें तो इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और चाहें तो आप इसे इकट्ठा भी कंबाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। मीन्स अगर यूरोपियन यूनियन के कंबाइंड हम इकोनॉमी की बात करें, उसके ट्रेड की बात करें, उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो पूरी दुनिया में वो सेकंड नंबर पे आता है। लगभग कितनी जीडीपी के साथ? 17 ट्रिलियन के साथ। और कब? इन 2016 में उसकी जो टोटल जीडीपी थी वो टोटल थी 17 ट्रिलियन। अब देखिए उसकी जो इकोनॉमी है जब वो सेकंड नंबर पे आती है तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट किसकी है, तो फर्स्ट है यूएसए की। यूएसए वो भी अपने आप में पावरफुल है, बट अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो कहीं ना कहीं वो इन फ्यूचर टक्कर दे सकता है किसको? अमेरिका की हेगेमनी को, अमेरिकन पावर को। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट की कि इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर देन यूएसए, कि एक साइड हम बात करें ईयू की और दूसरी साइड हम बात करें यूएसए की। किस बात को लेकर? ट्रेड शेयर को लेकर, कि पूरी दुनिया में जो व्यापार है उसको लेकर क्या स्किन है यूएसए और ईयू के बीच। तो शेयर की बात की जाए तो अमेरिका से जो ईयू का जो शेयर है वो अमेरिका का 1 है तो इनका
3 है, नियर अबाउट यूएसए से 3 गुना ज्यादा है किसका, ईयू का शेयर। तो ईयू इस मामले में भी यूएसए से काफी पावरफुल है। कहीं ना कहीं ट्रेड के मामले में जो यूएसए है वो पछाड़ नहीं पाया किसको, ईयू को। यूरो कैन पॉज ए थ्रेट टू द यूएस डॉलर, कि अगर हम बात करें इन फ्यूचर कि जो अमेरिकन जो डॉलर है उसकी बात करें, उसको कंपेयर करें यूरो के साथ, तो यूरो है वो धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, इकोनॉमी को लेकर, एक करेंसी को लेकर, और कहीं ना कहीं इनके भी जो कंपटीशन है उसमें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है यूरो। डॉलर वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है यूरो के कंपैरिजन में। और जब भी पूरे वर्ल्ड में बात की जाती है, कोई टॉक की जाती है करेंसी को लेकर, तो हमेशा अपनी दावेदारी पेश करता है यूएसए के सामने और चाइना के सामने। कौन, ईयू। ईयू ये शो कर रहा है लगातार कि उसकी जो इकोनॉमी है, उसका जो ट्रेड है वो काफी अच्छा होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो टक्कर दे रहा है चाइना को और यूएसए को। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जब उसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी होती जा रही है, ट्रेड उसका इतना अच्छा होता जा रहा है, और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं टक्कर में आ रहा है लगातार इसके यूएसए की इकोनॉमी के या फिर चाइना की इकोनॉमी के, तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसके ट्रेड का जो प्रभाव होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। अब ईयू के जो ग्रुप है उस पे तो ईयू की करंट जो इकोनॉमी है उसका प्रभाव है यही। इसके साथ साथ इसके जो नियर बाई की बात करें, इसके नियर बाई जितने भी कंट्रीज हैं उस पे इसका प्रभाव साफ तौर पे देखा जा रहा है। इसके साथ साथ एशिया में और अफ्रीका में, इन दोनों कंटिनेंट में भी ईयू की जो इकोनॉमी है उसका प्रभाव, उसके ट्रेड का प्रभाव, उसकी पॉलिटिकल सिस्टम का प्रभाव काफी दिखाई दे रहा है। अगर हम एग्जैक्टली अगर इसे हम रीड करना शुरू करें तो, अगर तुक्के की बात है तो तुक्का ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली अगर हम यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी को रीड करें तो ऐसा दिखाई देगा कि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ता जा रहा है एशिया में और अफ्रीकन कंटिनेंट में। फिर देखिए बात कर लेते हैं इसके थोड़े से मेंबर्स के बारे में भी कि इसका प्रभाव और कहाँ है और किस किस एरिया में ये अच्छा प्रोमिनेंट होता जा रहा है। तो अगर ईयू की बात करें तो ईयू के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो यूएनओ में परमानेंट सीट्स लिए हुए हैं, और इसके साथ साथ उन्हें वीटो पावर भी प्रोवाइड की गई है। ईयू के अगर मेंबर्स की बात करें, ब्रिटेन एंड फ्रांस परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनओ, मींस यूएनओ की अगर हम बात करें BARFC, बर्फ सी, ये 5 कंट्रीज हैं जिनको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दी गई है। मींस जो परमानेंट है उनको एक खास तरीके का अधिकार मिला हुआ है, दैट इज वीटो। और जो वीटो उन्हें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी डिसीजन को बदल सकते हैं। मान लीजिए कि किसी डिसीजन के ऊपर 4 लोगों की हाँ हुई और एक पर्सन ने कह दिया नो, तो जो एक पर्सन है डिसीजन उसके पक्ष में जाएगा। पांचों का जो 5 मेंबर्स हैं उनका किसी भी विषय के ऊपर एग्री होना बहुत जरूरी है। तो इसके ब्रिटेन और फ्रांस हैं वो इसके परमानेंट मेंबर हैं और उनको वीटो मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं ईयू के इन दोनों मेंबर्स के साथ साथ जो यूएनओ में इसका जो प्रभाव है वो भी काफी देखा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यूएनओ है उसमें भी काफी दावेदारी पेश कर रहा है पिछले कुछ सालों से ईयू जो ग्रुप है वो। ईयू टू इन्फ्लुएंस सम यूएस पॉलिसीज, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। अब देखिए ईयू जो है या यूरोपियन जो यूनियन है वो लगातार यूएसए के जो कुछ न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उनको लगातार चैलेंज करता आ रहा है, उन पे निगरानी रख रहा है, या कहीं ना कहीं जो यूएसए की जो पॉलिसीज है, यूएसए की जो योजनाएं हैं उन पे लगातार नजर बनाए हुए है ईयू। बिकॉज कुछ एरियाज ऐसे हैं, अगर हम बात करें इराक की, और वो भी इराक में किस चीज को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, न्यूक्लियर पॉलिसीज को लेकर,
कि इराक को लेकर अमेरिका की योजनाएं क्या है, वहाँ पे न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उनको किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या अमेरिका वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, क्या वहाँ मिसाइल सेटअप कर रहा है, या क्या वहाँ पे आर्मी प्रॉपर तरीके से बना रहा है, क्या कुछ कर रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर EU जो है वो लगातार उसकी पॉलिसीज़ को प्रभावित करता आ रहा है। और ऐसा हमें हर कहीं दिखाई देता है, चाहे हम किसी भी प्रोग्राम की बात कर लें, हर प्रोग्राम को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है EU। किसके? USA के इराक के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको लेकर। तो देखिए कहीं ना कहीं जब एक ग्रुप USA से जैसे पावरफुल कंट्री के पॉलिसीज को, उसके प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो वो कंट्री कितना या वो ग्रुप कितना पावरफुल होगा। USA's combined armed forces on second largest of the world। अब ये कह रहे हैं कि EU की अगर हम बात करें आर्मी की और इसके आर्म्स की, तो दुनिया की सेकंड नंबर की आर्मी मानी जाती है। कंबाइंड की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट जो आर्मी है वो है USA की। और ये कहते हैं कि USA जितना खर्च करता है उसके बाद अगर कोई देश हथियारों पे खर्च करने वाला है तो वो है EU। USA है वो लगभग एक साल में 552 मिलियंस यूरो जो अमेरिकन डॉलर है वो उसे खर्च करता है। और उसके बाद अगर कोई हथियारों पे खर्च करने वाला कंट्री है तो कंबाइंडली EU सेकंड नंबर पे आता है। इसके साथ साथ अगर बात करें ब्रिटेन एंड फ्रांस हैव द न्यूक्लियर वेपन्स, दे आर अबाउट 550। अगर EU के दो मेंबर्स की बात करें, पहले ब्रिटेन की बात करूं और फ्रांस की बात करूं, तो दोनों के पास जो EU के मेंबर है लगभग 550 जो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो हैं। इस तरीके से हम मान सकते हैं कि जो EU है वो आर्मी को लेकर, वेपन्स को लेकर, यूरोपियंस अपने एरियाज को लेकर वो कहीं ना कहीं काफ़ी पावरफुल है, ट्रेड में भी, इसके साथ साथ आर्मी में भी, और इसके साथ साथ न्यूक्लियर रिसोर्सेज को लेकर भी। वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें स्पेस रिसर्च की तो उसमें भी USA वो फर्स्ट पे है, और उसके बाद में अगर सेकंड कोई है तो वो है यूरोपियन यूनियन। स्पेस प्रोग्राम्स को लेकर यूरोपियन यूनियन सेकंड नंबर पे है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तो वो भी पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक की ही है। फर्स्ट सिम अमेरिका की है तो सेकंड EU की। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें EU हर तरीके से पावरफुल दिखाई देता है। अब देखिए कोई चीज़ जो बहुत पावरफुल होती है तो कुछ ना कुछ उसकी वीकनेसेस ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर शॉर्टकमिंग या कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा रहती है। तो EU की भी कुछ समस्याएं हैं, EU की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें यहाँ पे डिस्कस कर लेना ज़रूरी है। अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँ EU की, तो EU की जो पहली प्रॉब्लम है वो है उसके फॉरेन रिलेशंस को लेकर। स्टेट्स हैव ओवन फॉरेन पॉलिसीज और द रिलेशन, कि EU के ग्रुप में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज की अगर बात करें तो उनमें बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसीज है, और इसी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग कंट्री से जो रिलेशन है वो प्रमोट करते हैं, डिप्लोमेटिक टॉक करते हैं उनके साथ। मींस EU जो ग्रुप है उसमें जितने भी देश हैं उनमें से कुछ देश ऐसे हैं जिनका ऐसा मानना है कि उनकी खुद की एक अलग, एक डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी है, और इसी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से वो दूसरे देशों के साथ क्या करते हैं, रिलेशन प्रमोट करते हैं, या फिर दूसरे देशों के साथ जो कम्युनिकेशन है उसको और ज़्यादा अच्छा करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम की मैं बात कर लूँ तो कोलिजन ऑफ द विलिंग्स ज्वाइंट्स सम अपोज, कि USA के द्वारा दुनिया की डिफरेंट एरियाज में
चाहे हम इराक की बात करें, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, तो कुछ आर्मी बनाई गई, और जो आर्मीज बनाई गई, चाहे वो इराक के अगेंस्ट बनाई गई 1993 में या फिर 2001 में, गल्फ वॉर 1, गल्फ वॉर 2, दैट इज वॉर गल्फ वॉर फर्स्ट, गल्फ वॉर सेकंड, दोनों में अगर बात करूं, थोड़ा सा ये चेक कर लेना, शायद 2003 में भी हो, ठीक है। तो दोनों ही टाइम क्या किया गया, अमेरिका की एक कंबाइंड आर्मी बनाई गई, और कंबाइंड आर्मी जब अमेरिका की बनी इराक पे अटैक करने को लेकर, तो उस टाइम ईयू के कुछ देशों ने तो इस आर्मी को ज्वाइन किया। उनमें अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की, तो वो उसके पक्ष में था कि अमेरिका इराक के ऊपर अटैक करे और इराक का जो सिस्टम है उसे क्रैश कर दे। बट इसके साथ साथ कुछ देश ऐसे थे यूके के ही, जिनका ऐसा मानना था कि यूएसए की जो आर्मी है उसमें वो इंगेज नहीं होंगे, उसके अंदर वो अपनी आर्मी नहीं भेजेंगे, कहीं ना कहीं वो इस बात के अगेंस्ट थे। थर्ड की अगर बात करें, प्रॉब्लम्स टू फॉलो ईयूज इंटरनल एजेंडा, कि जो ईयू है, ये यूरोपियन जो यूनियन है, उसका अपना एक एजेंडा है, उसके अपने कुछ स्पेसिफाइड एम है, कुछ ऑब्जेक्ट हैं। अब ईयू के जो ग्रुप्स के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, उनका ऐसा मानना है, या कुछ ऐसे हैं जो इसके एजेंडास को, कुछ इसके ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। कुछ का ऐसा मानना है कि ईयू के ग्रुप में रहते हुए इसके साथ गद्दारी नहीं की जा सकती, डिसऑनेस्टी इसके साथ नहीं की जा सकती, इसके रूल्स को फॉलो करना अच्छा है। बट कुछ कंट्रीज का ऐसा मानना है कि यूएनओ या किसी भी अदर रेफरेंस में ईयू के जो मेंबर्स हैं उनका ऐसा मानना है कि उसके एजेंडा को फॉलो नहीं किया जाना चाहिए, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। सो उनके बीच कुछ इश्यूज को लेकर, कुछ सब्जेक्ट को लेकर प्रॉब्लम भी बनी रहती है, चाहे हम ट्रेड की बात करें, चाहे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, या फिर वो करेंसी का ही मुद्दा क्यों ना लें। मीन्स धीरे धीरे देखें तो कुछ जो इश्यूज हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। ईयू के अंदर भी जो इंटरनल वीकनेसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। नेक्स्ट की अगर बात करें कि ईयू के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उनके द्वारा कुछ ट्रीटीज साइन की गई, कुछ समझौते साइन किए गए, और उन्हीं समझौतों के चलते उनके बीच जो टेंशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बट उसके बाद भी लगातार ये कंट्रीज एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और उन मीटिंग्स के बाद जो भी इनके बीच जो प्रॉब्लम्स होती है उसे सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूरोपियन यूनियन। जो यूरोपियन यूनियन है, बहुत चांसेस हैं इसके बारे में कि एग्जाम में पूछा जाए, 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है और 6 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करूंगा आज की वीडियो, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।